हालांकि उसने हाल ही में 8वें स्तर में प्रवेश किया था और उसका स्तर अभी पूरी तरह से स्थिर नहीं हुआ था, फिर भी उसकी युद्ध क्षमता अमरलोक के 8वें स्तर के अधिकांश योद्धाओं से कहीं अधिक थी। हरितबांस खड्ग संप्रदाय की युवा पीढ़ी का सबसे महान और होनहार शिष्य, उसकी प्रतिभा और ताकत सचमुच बेजोड़ थी। वरिष्ठ भाई हर्षवर्धन, वे रक्तजीवी लगभग आ ही गए हैं, अब हम क्या करें? छवि ने घबराते हुए पूछा, उन रक्तजीवियों को तेजी से इंद्रपुरी नगर की ओर आते देखकर। क्या हमें तुरंत यहां से भाग जाना चाहिए? वह इन भयानक रक्तजीवियों से पूरी तरह खौफजदा थी। अब उसमें उनसे लड़ने की जरा भी हिम्मत नहीं बची थी। इस समय उसकी सबसे बड़ी इच्छा बस किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने की थी। हालांकि उसकी अकेले भागने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी वर्तमान स्थिति और सुचारू महाद्वीप के मौजूदा हालात को देखते हुए वह अकेले ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाती। अगर रास्ते में उसका सामना फिर से रक्तजीवियों से हो गया तो उसकी मौत पक्की थी। इससे पहले जब वह और भव तथा हरितबांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धा इंद्रपुरी नगर से भागते समय इन रक्तजीवियों से टकराए थे तो वे बड़ी मुश्किल से ही अपनी जान बचा पाए थे। उसके साथ भागने वालों में से केवल वही जिंदा बची थी। सौभाग्य से वह समय रहते वापस इंद्रपुरी नगर पहुंचने में सफल रही, जहां हर्षवर्धन, मीनाक्षी, समीर और हरितबांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं ने नगर से बाहर आकर उसे बचाया और पीछा करने वाले रक्तजीवियों को खदेड़ दिया, वरना वह भी जिंदा नहीं बचती। इसलिए इन हालात में उसने अकेले भागने की हिम्मत नहीं की। बचने का एकमात्र रास्ता यही था कि वह हर्षवर्धन, मीनाक्षी, समीर और हरितबांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं को अपने साथ लेकर भागे। छवि की बातें सुनकर हर्षवर्धन ने बस उसे एक नजर देखा और कुछ नहीं कहा। जब तक्षक, भुजंग और श्याम भेड़िया गिरोह के अन्य योद्धाओं ने रक्तजीवियों को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा तो उनके भीतर भी घबराहट फैल गई। हालांकि असामान्य रूप से उन्होंने भागने का फैसला नहीं किया। ऐसा इसलिए नहीं था कि उनमें अचानक रक्तजीवियों का सामना करने की हिम्मत आ गई थी, बल्कि उन्हें लगा कि भागने की बजाय इंद्रपुरी नगर में रुकना ज्यादा सुरक्षित हो सकता है। हरितबांस खड्ग संप्रदाय के योद्धाओं हर्षवर्धन, मीनाक्षी और समीर के साथ जो घटनाएं हुई थीं, वे पूरी तरह से अविश्वसनीय थीं। इससे उन्हें लगा कि शायद इंद्रपुरी नगर के भीतर कोई ऐसी शक्ति है जो इन रक्तजीवियों का पूरी तरह से सामना कर सकती है। इंद्रपुरी नगर में रुकने से उन्हें इस शक्ति की सुरक्षा मिल सकती थी, लेकिन अगर वे इंद्रपुरी नगर से बाहर गए और रास्ते में फिर से रक्तजीवियों से टकरा गए तो उनकी स्थिति बेहद खराब हो जाएगी। इंद्रपुरी नगर से उनके पिछले पलायन के दौरान रास्ते में इन रक्तजीवियों से सामना होने के कारण श्याम भेड़िया गिरोह को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। सौभाग्य से वे समय पर इंद्रपुरी नगर लौट आए। हर्षवर्धन, मीनाक्षी, समीर और हरितबांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं की मदद से उन्होंने अस्थायी रूप से रक्तजीवियों को रोक लिया, वरना वे भी मारे जाते। उठो! रक्तजीवियों को अपनी ओर आते देखकर विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने हाथों से मुहर बनाई और जोर से पुकारा। उसकी पुकार गूंजते ही प्रकाश के एक सुरक्षात्मक व्यूह ने अचानक पूरे इंद्रपुरी नगर को रोशन कर दिया। इस व्यूह ने पूरे नगर को पूरी तरह से घेर लिया। एक मामूली नगर सुरक्षा व्यूह सोचता है कि वह हमें रोक लेगा? मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अमरलोक के 7वें स्तर के रक्तजीवी ने यह देखकर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, हमला करो, इस नगर सुरक्षा व्यूह को तोड़ दो और उन सबको मार डालो। अमरलोक के 7वें स्तर के रक्तजीवी ने हाथ हिलाकर अपने गुर्गों को आदेश दिया। फिर उसने प्रकाश के व्यूह पर पहला हमला किया। यह देखकर अन्य रक्तजीवियों ने भी प्रकाश के व्यूह पर पूरी ताकत से हमला बोल दिया। धूम 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 शक्तिशाली ताकतों ने व्यूह की प्रकाश दीवार पर प्रहार किया, जिससे कान फोड़ देने वाली गर्जना हुई। इस भयानक हमले के तहत पूरा व्यूह हिंसक रूप से हिलने लगा। हालांकि हिंसक झटकों के बावजूद व्यूह ने अंततः उस भारी हमले का सामना कर लिया। कम से कम फिलहाल के लिए नगर का सुरक्षात्मक व्यूह रक्तजीवियों द्वारा तोड़ा नहीं जा सकेगा। यह देखकर हर्षवर्धन, मीनाक्षी, समीर और हरितबांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धा आश्चर्यचकित भी हुए और खुश भी। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि विराट का स्वर्ण नाग अवतार, जो इतने सारे रक्तजीवियों का इतने शांत भाव से सामना कर रहा था, उसके पास उनके हमलों से निपटने का कोई न कोई तरीका जरूर होगा। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि उसके स्वर्ण नाग अवतार ने इंद्रपुरी नगर के भीतर इतना शक्तिशाली व्यूह स्थापित कर दिया था। वे जानते थे कि विराट का स्वर्ण नाग अवतार इंद्रपुरी नगर के भीतर व्यूह की मरम्मत और उसमें बदलाव कर रहा था। हालांकि उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि विराट का स्वर्ण नाग अवतार नगर के व्यूह को इतना शक्तिशाली बना सकता है। इतना शक्तिशाली व्यूह स्थापित करना साधारण व्यूह मास्टरों की क्षमता से बाहर था। यह तथ्य कि यह इतने भयंकर हमले का सामना कर सकता था, यह दर्शाता था कि व्यूह का स्तर कम से कम शीर्ष स्तरीय अमरकोटि का था। शीर्ष स्तरीय अमरकोटि का व्यूह स्थापित करने में सक्षम व्यूह मास्टर के पास व्यूह रचनाओं में अकल्पनीय कौशल होना चाहिए। पूरे सुचारू महाद्वीप में शायद बहुत कम ही व्यूह मास्टर ऐसे होंगे जो महारत के इस स्तर तक पहुंच पाए हों। यह खड्ग सन्यासी न केवल अविश्वसनीय रूप से चमत्कारिक युद्ध प्रतिभा का धनी था, बल्कि व्यूह रचनाओं में भी उसका स्तर इतना ऊंचा था। ऐसी उत्कृष्ट प्रतिभा सचमुच अद्भुत थी। इस नगर सुरक्षा व्यूह की सुरक्षा के साथ रक्तजीवियों के हमले फिलहाल उन तक नहीं पहुंच सकते थे। अभी के लिए सभी सुरक्षित थे। इस पल सभी के दिल जो जोरों से धड़क रहे थे अस्थायी रूप से शांत हो गए। लेकिन उसी क्षण हर्षवर्धन तेजी से चमका और नगर की दीवार से नीचे उड़ गया। उसकी लंबी तलवार चमकी और उसने रक्तजीवियों पर प्रहार किया। अविश्वसनीय रूप से तेज तलवार की ऊर्जा ने सीधे उन रक्तजीवियों पर प्रहार किया जो इंद्रपुरी नगर के रक्षात्मक व्यूह पर भयंकर हमला कर रहे थे। यह देखकर अमरलोक के 7वें स्तर के रक्तजीवी ने तुरंत अपने साथियों को बचाव करने का आदेश दिया। हालांकि इस बार हर्षवर्धन ने रक्तजीवियों से सीधे टकराव करने का विकल्प नहीं चुना। पहले उसने उनके पीछे हटने को सुरक्षित करने के लिए
उनसे सीधे लड़ने का फैसला किया था, जिससे मीनाक्षी, समीर, छवि और हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धा सुरक्षित बच निकले। लेकिन अब इन बाधाओं के बिना वह स्वाभाविक रूप से उनसे सीधे लड़ने का विकल्प नहीं चुनेगा। वहां 1000 से अधिक रक्तजीवी थे और वे सभी अमरलोक के स्तर पर थे। भले ही उसकी साधना अमरलोक के 8वें स्तर तक पहुंच गई थी, फिर भी वह इन हजारों अमरलोक के रक्तजीवियों का मुकाबला नहीं कर सकता था। सीधे टकराव से वह कुछ ही प्रहारों के बाद गंभीर रूप से घायल हो जाता। इसलिए हर्षवर्धन ने अपने उच्च साधना स्तर का पूरा उपयोग किया और इन रक्तजीवियों के सीधे हमलों से बचने के लिए फुर्तीली चालों का इस्तेमाल करते हुए उनके किनारों पर चक्कर लगाकर अपना हमला जारी रखा। यह देखकर मीनाक्षी तुरंत नगर की दीवार से उड़ी और दूसरी दिशा से रक्तजीवियों पर हमला कर दिया। समीर और हरित बांस खड्ग संप्रदाय के कुछ अन्य योद्धाओं ने भी यह देखकर नगर की दीवार छोड़ दी और विभिन्न दिशाओं से रक्तजीवियों को परेशान करने लगे। कुल शक्ति के मामले में वे इन हजारों रक्तजीवियों से बहुत कमतर थे। सीधे मुकाबले में वे उनका बिल्कुल भी सामना नहीं कर पाते। हालांकि अगर उन्होंने सीधे उलझने की बजाय किनारों से उन्हें परेशान करने का विकल्प चुना तो वे कुछ समय तक अपना बचाव कर सकते थे। इस समय उनका लक्ष्य इन रक्तजीवियों को मारना नहीं था, बल्कि केवल उन्हें इंद्रपुरी नगर के रक्षात्मक व्यूह पर हमला करने से रोकना था। उनकी इस छेड़छाड़ ने रक्तजीवियों को अपना पूरा हमला रक्षात्मक व्यूह पर केंद्रित करने से रोक दिया, जिससे विराट के स्वर्ण नाग अवतार पर दबाव कम हो गया। हर्षवर्धन, मीनाक्षी, समीर और अन्य हरित बांस खड्ग संप्रदाय के योद्धाओं की यह तरकीब वास्तव में बहुत प्रभावी थी। उनके इस तरह परेशान करने के कारण रक्तजीवी वास्तव में इंद्रपुरी नगर के रक्षात्मक व्यूह पर पूरी तरह से हमला करने में असमर्थ थे। हालांकि हर्षवर्धन, मीनाक्षी और समीर इन हरित बांस खड्ग संप्रदाय के योद्धाओं की कुल शक्ति रक्तजीवियों की तुलना में कम थी, लेकिन उनके हमलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। खासकर हर्षवर्धन, जो अमरलोक के 8वें स्तर का एक शक्तिशाली योद्धा था, उसकी हमला करने की शक्ति अत्यंत प्रबल थी। अगर ये रक्तजीवी सावधान नहीं रहते तो उन्हें उसके हाथों भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। व्यूह बनाओ, अमरलोक के 7वें स्तर के रक्तजीवी ने अपने गुर्गों पर दहाड़ते हुए कहा। 7वें स्तर के अमरलोक के रक्तजीवी का आदेश सुनते ही रक्तजीवी तुरंत हरकत में आ गए। आसमान में उनकी आकृतियां एक दूसरे से गूंथ गईं और अंततः उन्होंने एक शक्तिशाली युद्ध व्यूह बना लिया। कनिष्ठ भाई समीर, सबको वापस ले जाओ। हर्षवर्धन ने यह देखकर तुरंत समीर से कहा। एक बार जब इन रक्तजीवियों ने युद्ध व्यूह बना लिया तो उनकी युद्ध क्षमता पहले की तुलना में कहीं अधिक हो गई। अगर समीर और अन्य हरित बांस खड्ग संप्रदाय के योद्धा इस शक्तिशाली युद्ध व्यूह की चपेट में आ गए तो उनके बचने की कोई संभावना नहीं होगी। इसलिए समीर और अन्य हरित बांस खड्ग संप्रदाय के योद्धाओं के लिए नगर के सुरक्षात्मक व्यूह के बाहर रहना अत्यंत खतरनाक था। मौजूदा हालात में केवल वह और मीनाक्षी ही अपनी श्रेष्ठ शक्ति और फुर्तीली चालों के सहारे इन रक्तजीवियों के खिलाफ मुश्किल से ही अपना बचाव कर सकते थे। युद्ध व्यूह बनाने के निश्चित रूप से बहुत बड़े फायदे थे। इससे वे कुशलता पूर्वक इन रक्तजीवियों की शक्ति को केंद्रित कर सकते थे, जिससे अत्यंत शक्तिशाली युद्ध क्षमता पैदा होती थी। हालांकि युद्ध व्यूह बनाने का एक बड़ा नुकसान भी था और वह था फुर्ती में भारी कमी। क्योंकि उन्हें हर समय अपना युद्ध व्यूह बनाए रखना होता था, इसलिए उनकी फुर्ती और गति काफी प्रभावित होती थी। इसलिए इन परिस्थितियों में वह और मीनाक्षी अपनी फुर्तीली चालों और तेज गति का उपयोग करके रक्तजीवियों के युद्ध व्यूह के हमलों से बच सकते थे। जब तक वे रक्तजीवियों से सीधे टकराव में नहीं उलझते, तब तक उनके लिए उन्हें नुकसान पहुंचाना आसान नहीं होगा। हर्षवर्धन का आदेश सुनकर समीर ने जरा भी देर नहीं की और तुरंत हरित बांस खड्ग संप्रदाय के योद्धाओं को वापस नगर के सुरक्षात्मक व्यूह में ले गया। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने स्वाभाविक रूप से उनके रास्ते में कोई बाधा नहीं डाली। उसने इंद्रपुरी नगर के सुरक्षात्मक व्यूह में एक दरार खोलने के लिए उसमें बदलाव किया, जिससे वे नगर की दीवारों पर लौट सकें। नगर के बाहर आसमान में मौजूद हर्षवर्धन और मीनाक्षी ने रक्तजीवियों के खिलाफ अपनी छेड़छाड़ की रणनीति जारी रखी। उन्होंने सभी दिशाओं से रक्तजीवियों पर हमला किया, लेकिन उनका हर हमला जल्दी से पीछे हटने वाला था। वे वहां रुके नहीं। जैसे ही रक्तजीवियों का युद्ध व्यूह उन पर हमला करने के लिए मुड़ता, वे तुरंत पीछे हट जाते। 7वें स्तर का अमरलोक का रक्तजीवी जो अपने युद्ध व्यूह को उनका पीछा करने के लिए ले जाने की कोशिश कर रहा था, उनकी गति का मुकाबला नहीं कर सका। इसका मतलब यह था कि हालांकि रक्तजीवियों के युद्ध व्यूह में भयानक शक्ति थी, लेकिन हर्षवर्धन और मीनाक्षी के खिलाफ यह पूरी तरह से अप्रभावी था। अंततः 7वें स्तर के अमरलोक के रक्तजीवी ने पीछा करना छोड़ दिया और अपने युद्ध व्यूह को वापस इंद्रपुरी नगर के पास ले गया और नगर के रक्षात्मक व्यूह पर एक और हमला करने के लिए अपनी सेना जुटाने लगा। हालांकि हर बार जब वे ऐसा करते, हर्षवर्धन और मीनाक्षी वापस आ जाते और रक्तजीवियों को परेशान करना जारी रखते और उन्हें इंद्रपुरी नगर के रक्षात्मक व्यूह पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित करने से रोकते। हर्षवर्धन और मीनाक्षी ने जो शक्ति दिखाई, उसे नजरअंदाज करने का जोखिम रक्तजीवी नहीं उठा सकते थे। अगर वे इसे नजरअंदाज करते तो हर्षवर्धन के हमले वास्तव में उन्हें भारी नुकसान पहुंचाते। 7वें स्तर का अमरलोक का रक्तजीवी, जिसे हर्षवर्धन और मीनाक्षी परेशान कर रहे थे, मजबूर होकर उनसे निपटने के लिए एक बार फिर अपने युद्ध व्यूह को उनके पीछे ले जाने लगा। जैसे ही उसने ऐसा किया, हर्षवर्धन और मीनाक्षी तुरंत और बिना किसी हिचकिचाहट के बहुत दूर हट गए, जिससे रक्तजीवी हमला नहीं कर पाए। हर्षवर्धन और मीनाक्षी की इस छेड़छाड़ से 7वें स्तर का अमरलोक का रक्तजीवी और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और बार बार गर्जना करने लगा। यह देखकर विराट के स्वर्ण नाग अवतार के चेहरे पर प्रशंसा की एक झलक दिखाई दी। मौजूदा स्थिति के हिसाब से हर्षवर्धन की रणनीतियां निस्संदेह अत्यंत चतुर थीं। यह लड़का न केवल उत्कृष्ट युद्ध प्रतिभा का धनी लगता है,
बल्कि इसकी बुद्धिमत्ता भी कमाल की है। अगर इसे ठीक से निखारा जाए तो यह एक अत्यंत असाधारण सेनापति बन सकता है। हालांकि समीर और हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धा नगर की दीवारों पर लौट आए थे, लेकिन जब रक्तजीवी नगर के सुरक्षात्मक व्यूह पर हमला कर रहे थे तो वे चुपचाप खड़े नहीं रहे। नगर के रक्षात्मक व्यूह की सुरक्षा में रहते हुए उन्होंने भी रक्तजीवियों पर हमला करने का विकल्प चुना। हालांकि उनकी शक्ति से रक्तजीवियों को कोई खास खतरा नहीं था, लेकिन इससे कुछ रुकावट जरूर पैदा हुई। इस दौरान केवल छवि, तक्षक, भुजंग और श्याम भेड़िया गिरोह के अन्य सदस्य ही दर्शक बने रहे और उन्होंने रक्तजीवियों के खिलाफ कोई हमला करने से इनकार कर दिया। तक्षक, क्या तुम्हारा इरादा सिर्फ खड़े रहकर तमाशा देखने का है? विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने तक्षक की ओर मुड़कर देखा और उदासीन भाव से पूछा। हम क्या करते हैं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, यह तुम्हारा मामला नहीं है। विराट के स्वर्ण नाग अवतार की बात सुनकर भुजंग ने अकड़ते हुए जवाब दिया, अगर तुम इन रक्तजीवियों से लड़ने का इरादा नहीं रखते तो कृपया इंद्रपुरी नगर से चले जाओ। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने भुजंग को नजरअंदाज किया और तक्षक को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कहने से हम बस चले जाएंगे? तुम खुद को समझते क्या हो? क्या तुम्हें लगता है कि इंद्रपुरी नगर तुम्हारा है? भुजंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, तुम सही कह रहे हो, इंद्रपुरी नगर सचमुच अब मेरा ही है। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने ठंडे स्वर में कहा, या तो तुम इन रक्तजीवियों से लड़ने का विकल्प चुनो या फिर इंद्रपुरी नगर से निकल जाओ। और अगर हम दोनों में से कुछ न चुने, भुजंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मुझे कदम उठाने के लिए मजबूर न करो। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उसे देखा और ठंडे स्वर में कहा, अरे ओ कमीने, क्या तुम्हें सच में लगता है कि श्याम भेड़िया गिरोह तुमसे डरता है? यह सुनकर भुजंग दहाड़ उठा। इसके साथ ही उसने अपना हाथ बढ़ाया और वह बड़ा लोहे का हथौड़ा निकाल लिया, जिसे विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने एक ही मुक्के से आधा नष्ट कर दिया था। हालांकि उसने विराट के स्वर्ण नाग अवतार की शक्ति देखी थी और जानता था कि वह उसे हरा नहीं सकता, फिर भी वह तक्षक की मौजूदगी के भरोसे अहंकार से पेश आ रहा था। भुजंग, तुम क्या चाहते हो? यह देखकर समीर और हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं ने तुरंत उसे घेर लिया और ठंडे स्वर में चिल्लाए। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उन पर बहुत बड़ा उपकार किया था। उनके दिलों में वे विराट के स्वर्ण नाग अवतार को देवता की तरह पूजते थे और वे किसी को भी उसका अपमान करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसलिए भुजंग की हरकत देखकर उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत उसे घेर लिया। समीर, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुमने अमरलोक के छठे स्तर में प्रवेश कर लिया है तुम मुझे उकसाने के लायक हो गए हो। समीर और हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं की हरकत देखकर भुजंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, तो फिर आजमा कर देखते हैं। समीर ने उसे ठंडेपन से घूरा। समीर, चूंकि तुम खुद मौत को बुलावा दे रहे हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूं। भुजंग ने अपना बड़ा लोहे का हथौड़ा घुमाया और उसे समीर की ओर मारने ही वाला था, लेकिन जैसे ही वह प्रहार करने वाला था, किनारे से एक हाथ आगे बढ़ा और उसे नीचे दबा दिया। युवा मालिक, आप! तक्षक द्वारा रोके जाने पर भुजंग ने आक्रोशित होकर पुकारा, आप गलत समझ रहे हैं श्रीमान। हमारा श्याम भेड़िया गिरोह रक्तजीवियों से लड़ने से बचना नहीं चाहता। बात सिर्फ इतनी है कि जब हम पहले इन रक्तजीवियों से टकराए थे तो युद्ध में हमें काफी चोटें आई थीं। जैसा कि आपने अभी देखा, ये रक्तजीवी हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आए हैं। तक्षक ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार की ओर देखते हुए कहा। इस सुनहरे वस्त्रधारी युवक की पहचान और पृष्ठभूमि पूरी तरह से अज्ञात थी। उसकी पृष्ठभूमि का पता लगाए बिना वह उससे उलझना नहीं चाहता था। इसके अलावा समीर और हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं की हरकतों को देखते हुए इस सुनहरे वस्त्रधारी युवक के प्रति उनका रवैया स्पष्ट रूप से बहुत सम्मानजनक था। अगर वे उस सुनहरे वस्त्रधारी युवक पर हमला करते तो जाहिर है कि समीर और हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धा चुपचाप खड़े नहीं रहते। उसे समीर से डर नहीं लगता था, यह सच है। हालांकि समीर ने अमरलोक के छठे स्तर में प्रवेश कर लिया था, लेकिन तक्षक की नजर में वह अभी भी कोई मायने नहीं रखता था। उसे हर्षवर्धन से डर लगता था। हर्षवर्धन के अमरलोक के 8वें स्तर में प्रवेश करने से पहले उनकी शक्ति लगभग समान थी। अब जब हर्षवर्धन 8वें स्तर में प्रवेश कर चुका था तो वह किसी भी कीमत पर उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उन रक्तजीवियों से लड़ते समय हर्षवर्धन ने जो शक्ति दिखाई थी, उससे वह जान गया था कि हर्षवर्धन अब कितना शक्तिशाली हो गया है। अगर वह अब हर्षवर्धन से लड़ता है तो वह उसके सामने 10 प्रहार भी नहीं टिक पाएगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति हारी हुई लड़ाई नहीं लड़ता, यह जानकर कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी का मुकाबला नहीं कर सकता। वह स्वाभाविक रूप से ऐसी मूर्खता नहीं करेगा। वह भुजंग जैसा मूर्ख नहीं था। वह उनकी वर्तमान स्थिति को स्पष्ट रूप से समझता था। उसके सामान्य दबंग, अहंकारी और तिरस्कारपूर्ण व्यवहार से धोखा मत खाइए। वह ऐसा व्यवहार केवल तब करता था जब वह खुद से कमजोर लोगों का सामना कर रहा होता था। जब वह किसी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति का सामना करता था तो उसका रवैया किसी और से भी ज्यादा दब जाता था। मैं जो सुनना चाहता हूं वह तुम्हारी सफाई नहीं है। तक्षक की बातें सुनकर विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उसे घूरते हुए उदासीन भाव से कहा। तक्षक विराट के स्वर्ण नाग अवतार को घूरता रहा, कुछ पल के लिए चुप रहा और अंततः मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, चूंकि तुम चाहते हो कि हम भी रक्तजीवियों से लड़ें तो हम वैसा ही करेंगे जैसा तुम कहते हो। इसके साथ ही उसने अपना भाला निकाला और रक्तजीवियों के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो गया। बेशक रक्तजीवियों पर उसके हमले केवल नगर की दीवारों से, इंद्रपुरी नगर के सुरक्षात्मक व्यूह के भीतर से ही थे। वह हर्षवर्धन और मीनाक्षी की तरह रक्तजीवियों से लड़ने के लिए नगर के सुरक्षात्मक व्यूह के बाहर जाने का जोखिम नहीं उठाएगा। युवा मालिक, आप! तक्षक की हरकत देखकर भुजंग हैरान रह गया। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि तक्षक वास्तव में सुनहरे वस्त्रधारी युवक के आदेशों का पालन करेगा और रक्तजीवियों से लड़ेगा।
उनके श्याम भेड़िया गिरोह का युवा मालिक कब से इतना आज्ञाकारी हो गया? अतीत में अगर किसी ने तक्षक को इस तरह आदेश देने की हिम्मत की होती तो तक्षक किसी भी कीमत पर उसे मार डालता। उसके आदेशों का पालन करना तो दूर की बात थी, उसने कभी अपने श्याम भेड़िया गिरोह के युवा मालिक को किसी के प्रति इतना विनम्र नहीं देखा था। भुजंग, वैसा ही करो जैसा इस साथी साधक ने निर्देश दिया है, तक्षक ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। जी युवा मालिक। तक्षक के ठंडे शब्द सुनकर भुजंग का दिल बैठ गया और उसने तुरंत सहमति दे दी। तुरंत भुजंग और श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धाओं ने भी नगर की दीवार से रक्त जीवियों पर हमला करना शुरू कर दिया। यह दृश्य देखकर विराट के स्वर्णनाग अवतार ने तक्षक पर एक नजर डाली और उसे कुछ नए सम्मान के साथ देखा। यह आदमी भुजंग जैसा बेवकूफ नहीं है, वह स्थिति के अनुसार ढलने वाला और साधन संपन्न है। सच में कमाल का चरित्र है। तक्षक की हरकतों ने विराट के स्वर्णनाग अवतार को उसके प्रति और अधिक सतर्क कर दिया। भुजंग जैसे बेवकूफ से डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन तक्षक जैसे व्यक्ति से जो अपने असली इरादों को छिपाने में माहिर है, अधिक सावधानी की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति से निपटना बहुत मुश्किल होता है और उसके नुकसान पहुंचाने की क्षमता भी बहुत अधिक होती है। तक्षक और उसके श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धाओं द्वारा रक्त जीवियों पर हमला करने के बाद विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। चूंकि वे पहले ही रक्त जीवियों के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो चुके थे, इसलिए उसके पास उन्हें जाने के लिए मजबूर करने का कोई कारण नहीं था। रक्तजीवी जो हर्षवर्धन और मीनाक्षी के हमलों के कारण इंद्रपुरी नगर के रक्षात्मक व्यूह पर हमला करने के लिए अपनी सेना को केंद्रित करने में पहले से ही असमर्थ थे, अब तक्षक, भुजंग और श्याम भेड़िया गिरोह के अन्य योद्धाओं के जुड़ने से और भी ज्यादा दबाव में आ गए। पीछे हटो। यह एहसास होने पर कि वे इंद्रपुरी नगर के रक्षात्मक व्यूह को नहीं तोड़ सकते, 7वें स्तर के अमरलोक के रक्तजीवी ने पीछे हटने का आदेश दिया। हर्षवर्धन उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया था। अपने फुर्तीले शरीर और अविश्वसनीय गति के साथ हर्षवर्धन लगातार उन्हें परेशान कर रहा था। अगर कभी उनके युद्ध व्यूह में कोई कमजोरी दिखाई देती तो उन्हें हर्षवर्धन के जानलेवा प्रहार का सामना करने का जोखिम उठाना पड़ता। जब तक्षक, भुजंग और श्याम भेड़िया गिरोह के अन्य योद्धा लड़ाई में शामिल हुए तो स्थिति धीरे धीरे उनके लिए प्रतिकूल होती गई। हालांकि तक्षक अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर रहा था, फिर भी वह अमरलोक के 7वें स्तर का एक शक्तिशाली योद्धा था। उसकी शक्ति मीनाक्षी से कहीं अधिक थी, जिसने हाल ही में अमरलोक के 7वें स्तर में प्रवेश किया था। अमरलोक के 8वें स्तर का एक योद्धा, 7वें स्तर के 2 योद्धा और अमरलोक के 6ठे और 5वें स्तर के समीर जैसे योद्धा, यह शक्ति इन रक्तजीवियों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। इस बिंदु पर दोनों पक्षों के बीच शक्ति का संतुलन वास्तव में काफी बराबर था। वास्तव में हर्षवर्धन जैसे अमरलोक के 8वें स्तर के विशेषज्ञ की उपस्थिति ने उन्हें पहले ही नुकसानदेह स्थिति में डाल दिया था। स्थिति को अपने लिए प्रतिकूल होते देखकर 7वें स्तर के अमरलोक के रक्तजीवी ने पीछे हटने का फैसला किया। हालांकि जैसे ही उनका युद्ध व्यूह सक्रिय हुआ, इंद्रपुरी नगर से एक अतुलनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी चमकी और उनकी ओर प्रहार किया। यह अविश्वसनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी सीधे युद्ध व्यूह के सबसे कमजोर बिंदु पर जाकर लगी। धूम। इस अविश्वसनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी के प्रहार से पूरा युद्ध व्यूह पल भर में 2 टुकड़ों में कट गया। जहां से भी तलवार की रोशनी गुजरी, दर्जनों रक्तजीवी पल भर में राख में बदल गए। यह देखकर हर्षवर्धन और मीनाक्षी ने तुरंत इन रक्तजीवियों पर अपना सबसे भयंकर हमला शुरू कर दिया। समीर और हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धा भी नगर की दीवारों से उड़कर रक्तजीवियों की ओर झपटे। यह देखकर 7वें स्तर का अमरलोक का रक्तजीवी हैरान और क्रोधित दोनों था। पीछे हटो, तुरंत पीछे हटो, उसने रक्तजीवियों पर बार बार गर्जना करते हुए कहा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हालात ऐसे हो जाएंगे। तलवार की रोशनी ने इतनी सटीकता से प्रहार किया था, ठीक उनके युद्ध व्यूह के सबसे कमजोर बिंदु पर। इसके अलावा हमले का समय अविश्वसनीय रूप से सटीक था, ठीक उसी समय जब उनका व्यूह बदल रहा था। इस एक तलवार के वार ने उनके व्यूह को चकनाचूर कर दिया। इसके अलावा इस तलवार के वार की शक्ति बहुत विशाल थी, जो हर्षवर्धन के पूरी ताकत के हमले से भी कहीं अधिक थी। अचानक हुए इस हमले ने उन्हें पूरी तरह से चौंका दिया। 7वें स्तर के इस अमरलोक के रक्तजीवी के आदेश के तहत रक्तजीवी जल्दबाजी में पीछे हटने लगे। हालांकि जैसे ही वे भागने वाले थे, इंद्रपुरी नगर से एक और अविश्वसनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी चमकी और रक्तजीवियों की ओर भयंकर रूप से प्रहार किया। धूम। तेज तलवार की रोशनी ने पूरे युद्ध व्यूह को 2 हिस्सों में चीर दिया। सैकड़ों रक्तजीवी इस तलवार की रोशनी से राख में बदल गए। अगर पहली तलवार ने केवल रक्तजीवियों द्वारा बनाए गए युद्ध व्यूह को चीरा था, तो इस तलवार ने इसे पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। विशेष रूप से दूसरी तलवार ने न केवल व्यूह को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, बल्कि एक ही वार में 100 से अधिक रक्तजीवियों का सफाया कर दिया, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। लगातार 2 तलवार के वार ने रक्तजीवियों को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। इसके साथ ही हर्षवर्धन, मीनाक्षी, समीर और हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं द्वारा पीछा किए जाने से रक्तजीवियों में भगदड़ मच गई। उनका युद्ध व्यूह पूरी तरह से ढह चुका था। इस स्थिति का सामना करते हुए रक्तजीवियों ने एक चीख मारी और तितर-बितर होकर भागने लगे। यह दृश्य देखकर 7वें स्तर का अमरलोक का रक्तजीवी सदमे और गुस्से से भर गया। वह अब किसी और चीज की परवाह नहीं कर सकता था और तेजी से मुड़ा और क्षितिज की ओर भाग निकला। जैसे ही वह भागने वाला था, इंद्रपुरी नगर से एक और अविश्वसनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी चमकी और उसकी ओर प्रहार किया। तेज धार वाली तलवार की रोशनी उसके शरीर को छू कर निकल गई। भागते हुए 7वें स्तर के अमरलोक के रक्तजीवी का शरीर तुरंत जम गया। अगले ही पल उसका शरीर 2 टुकड़ों में बट गया। 7वें स्तर के इस अमरलोक के रक्तजीवी के मारे जाने के बाद भाग रहे रक्तजीवी बिना किसी नेता के रह गए और घबराकर तितर-बितर हो गए।
यह देखकर हर्षवर्धन, मीनाक्षी, समीर और हरितबांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं ने उन्हें आसानी से जाने नहीं दिया और भाग रहे रक्तजीवियों का पीछा किया। इस समय तक्षक, भुजंग और श्याम भेड़िया गिरोह के अन्य योद्धाओं ने भी भागते हुए रक्तजीवियों का शिकार करने के लिए नगर की दीवारें छोड़ दी। जब तक इन रक्तजीवियों को पूरी तरह से हरा नहीं दिया गया था, तब तक उन्होंने इंद्रपुरी नगर छोड़ने और नगर के रक्षात्मक व्यूह की सुरक्षा से बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं की थी। इतने सारे रक्तजीवियों से लड़ने के बाद वे घबराए हुए थे और उनमें फिर से उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं थी। अगर विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उन्हें मजबूर नहीं किया होता, तो तक्षक इन रक्तजीवियों से दोबारा नहीं लड़ना चाहता। लेकिन अब रक्तजीवियों को पूरी तरह से हारता हुआ देखकर उनके मन में कोई हिचकिचाहट नहीं रही। उन्हें अपने से ताकतवर से लड़ने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन जब हालात उनके पक्ष में हों तो उन्हें लड़ने में बहुत दिलचस्पी थी। आखिरकार जब हालात उनके पक्ष में हों तो लड़ने में उनके लिए कोई खतरा नहीं था। इसके अलावा ऐसे लाभदायक युद्धों में भी तक्षक, भुजंग और श्याम भेड़िया गिरोह के अन्य योद्धा उच्च श्रेणी के रक्तजीवियों का पीछा करने की हिम्मत नहीं करते थे और केवल निम्न श्रेणी वालों पर ही हमला करने की हिम्मत करते थे। दूसरी ओर हर्षवर्धन और मीनाक्षी ने विशेष रूप से अमरलोक के छठे स्तर के रक्तजीवियों का शिकार किया। नगर के सुरक्षात्मक व्यूह को नियंत्रित कर रहे विराट के स्वर्ण नाग अवतार द्वारा 7वें स्तर के अमरलोक के रक्तजीवियों के नेता को एक ही तलवार के वार से मार दिए जाने के बाद बचे हुए छठे स्तर के अमरलोक के रक्तजीवी हर्षवर्धन जैसे अमरलोक के 8वें स्तर के विशेषज्ञ के सामने पूरी तरह से शक्तिहीन थे। हर्षवर्धन के लगातार पीछा करने पर अमरलोक के छठे स्तर के ये रक्तजीवी मूलतः एक एक करके एक ही तलवार के वार से मारे गए। उनकी मौत त्वरित और निश्चित थी। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने इन रक्तजीवियों का पीछा करने में भाग नहीं लिया। उसने रक्तजीवियों के खिलाफ इस लड़ाई में मुश्किल से ही कोई कदम उठाया था। वह श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धाओं के सामने अपनी बहुत अधिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने रक्तजीवियों के युद्ध व्यूह पर जानलेवा प्रहार करने के लिए केवल महत्वपूर्ण क्षणों में ही नगर के सुरक्षात्मक व्यूह को सक्रिय किया। उसने अपनी शक्ति से अधिक सुरक्षात्मक व्यूह की शक्ति पर भरोसा किया। इसके अलावा नगर के सुरक्षात्मक व्यूह की शक्ति को सक्रिय करते समय भी उसने केवल इसकी शक्ति का एक हिस्सा ही सक्रिय किया, इसकी पूरी क्षमता नहीं। अगर उसने सचमुच व्यूह की पूरी शक्ति को बाहर निकाल दिया होता तो पहली तलवार का वार ही रक्तजीवियों द्वारा बनाए गए युद्ध व्यूह को पूरी तरह से काटने के लिए काफी होता। इसके लिए 2 प्रहार करने की आवश्यकता नहीं होती। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे मूल रूप से तक्षक और उसके श्याम भेड़िया गिरोह के सदस्यों पर विश्वास नहीं था। वह यह गारंटी नहीं दे सकता था कि तक्षक और उसके श्याम भेड़िया गिरोह के सदस्य गुप्त रूप से रक्तजीवियों के साथ मिले हुए नहीं थे। उसका ध्यान काफी हद तक तक्षक और उसके श्याम भेड़िया गिरोह के सदस्यों से बचाव करने पर केंद्रित था। अगर उन्होंने कोई भी असामान्य व्यवहार दिखाया तो वह उन सभी को मारने में जरा भी संकोच नहीं करेगा। वास्तव में विराट के स्वर्ण नाग अवतार के पास एक मौका था। अगर तक्षक, भुजंग और श्याम भेड़िया गिरोह के अन्य योद्धा उसे उकसाते रहे तो उसके पास इन सभी कचरे को मारने का एक वैध बहाना होगा। दुर्भाग्य से तक्षक के समय पर हार मान लेने के कारण उसे हमला करने का कोई बहाना नहीं मिला। बेशक विराट का स्वर्ण नाग अवतार न केवल तक्षक, भुजंग और श्याम भेड़िया गिरोह के अन्य योद्धाओं से सावधान था, बल्कि छवि से भी सतर्क था। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने छवि की हर हरकत देखी थी। वह औरत अहंकारी, निर्दयी, स्वार्थी और चालाक थी। वह बिल्कुल तक्षक, भुजंग और श्याम भेड़िया गिरोह के अन्य सदस्यों जैसी ही थी। कुछ मायनों में उसने उनसे भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तक्षक और भुजंग की बुराई बाहर से दिखाई देती थी, जिससे स्वाभाविक रूप से संदेह पैदा होता था, लेकिन छवि की बुराई छिपी हुई थी। इसके अलावा हरितबांस खड्ग संप्रदाय के सदस्य के रूप में उसकी पहचान ने उसकी बुराई को और भी अधिक छिपा दिया था। ऐसा व्यक्ति एक बार जब वह बुराई करता है तो वह कहीं अधिक नुकसान और विनाश का कारण बनेगा। और हरितबांस खड्ग संप्रदाय की उसकी पहचान के कारण अन्य लोग अक्सर अपनी चौकसी कम कर देते थे और उसकी दुष्टता का शिकार हो जाते थे। भव की तरह उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि छवि उस महत्वपूर्ण क्षण में उस पर हमला करेगी। चूंकि वह छवि के लिए तैयार नहीं था, इसलिए अंततः उसे छवि द्वारा बाहर धकेल दिया गया और वह उसे रक्तजीवियों के हमले से बचाते हुए दुखद अंत को प्राप्त हुआ। इसलिए विराट का स्वर्ण नाग अवतार छवि से उतना ही सावधान था जितना वह तक्षक जैसे श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धाओं से था। वास्तव में छवि के प्रति उसकी सतर्कता श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धाओं के प्रति उसकी सतर्कता से भी अधिक मजबूत थी। हर्षवर्धन, मीनाक्षी, समीर, तक्षक, भुजंग और अन्य योद्धाओं द्वारा पीछा किए जाने पर अंततः सभी रक्तजीवी मारे गए। सभी रक्तजीवियों को मारने के बाद हर्षवर्धन, मीनाक्षी, समीर और हरितबांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं ने युद्ध के मैदान को साफ करना और रक्तजीवियों के शवों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्होंने रक्तजीवियों के शवों को इकट्ठा किया क्योंकि उनका इरादा उन्हें विराट के स्वर्ण नाग अवतार को सौंपने का था। हालांकि वे नहीं जानते थे कि विराट का स्वर्ण नाग अवतार शवों का क्या करने वाला था, लेकिन उसके पिछले कार्यों से यह स्पष्ट था कि उसे उनमें बहुत दिलचस्पी थी। इसलिए वे स्वाभाविक रूप से शवों को इकट्ठा करने में उसकी मदद करना चाहते थे। वे विराट के स्वर्ण नाग अवतार को व्यक्तिगत रूप से युद्ध के मैदान की सफाई नहीं करने दे सकते थे। इस महान युद्ध ने उन्हें विराट के स्वर्ण नाग अवतार की क्षमताओं के प्रति और अधिक जागरूक कर दिया था। वे उसकी और भी अधिक प्रशंसा करने लगे थे। हालांकि उन्होंने पहले विराट के स्वर्ण नाग अवतार को नगर के सुरक्षात्मक व्यूह को बदलते और उसकी मरम्मत करते देखा था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इसे इस हद तक उन्नत कर पाएगा। इस लड़ाई के बाद विराट के स्वर्ण नाग अवतार का उनके दिलों में एक अद्वितीय स्थान बन गया था। साथ ही साधक खड्ग सन्यासी, उन रक्तजीवियों के शव सभी इस स्थानिक अंगूठी में हैं।
युद्ध के मैदान को साफ करने और मारे गए रक्तजीवियों के शवों को इकट्ठा करने के बाद हर्षवर्धन, मीनाक्षी, समीर और हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धा नगर की दीवार पर लौट आए और उन्हें विराट के स्वर्ण नाग अवतार को सौंप दिया। आप सभी की मेहनत के लिए धन्यवाद। यह देखकर विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने इनकार नहीं किया और हर्षवर्धन से स्थानिक अंगूठी लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। साथ ही साधक खड्ग सन्यासी, आप बहुत दयालु हैं। हमने जो किया है वह कुछ भी नहीं है, हर्षवर्धन ने विनम्रता से कहा। विराट के स्वर्ण नाग अवतार की मदद के बिना सेनापति शंखचूड़ के खिलाफ युद्ध में वे शायद उन रक्त जीवियों के हाथों मारे गए होते और अब तक जीवित नहीं होते। अपनी चोटों से उबरने और नए स्तर में प्रवेश करने की तो बात ही छोड़ दें। वरिष्ठ भाई हर्षवर्धन, आपने अपने साधना स्तर में कैसे वृद्धि की? उसी समय छवि हर्षवर्धन के पास आई और उसे उत्सुकता से देखने लगी। वह हर्षवर्धन, मीनाक्षी, समीर और अन्य लोगों के नए स्तर में प्रवेश करने के बारे में हमेशा बहुत उत्सुक रहती थी। हालांकि पहले तनावपूर्ण स्थिति के कारण उसे हर्षवर्धन, मीनाक्षी और समीर से इस बारे में पूछने का मौका नहीं मिला था। अब जब सभी रक्तजीवी मारे जा चुके थे और बाहरी खतरा अस्थायी रूप से टल गया था, तो वह अंततः इस बारे में पूछने के लिए हर्षवर्धन के पास जाने से खुद को रोक नहीं पाई। कनिष्ठ बहन छवि, आपके और कनिष्ठ भाई भव के साथ गए अन्य शिष्यों का क्या हुआ? वे अब कहां हैं? छवि का प्रश्न सुनकर हर्षवर्धन ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उसने उसकी ओर देखा और गंभीरता से पूछा। यह सुनकर छवि ने तुरंत अपना सिर झुका लिया और चुप रही। क्या वे सब मारे गए? उसे इस तरह देखकर हर्षवर्धन ने उसकी ओर देखा और पूछना जारी रखा। इंद्रपुरी नगर से निकलने के कुछ ही समय बाद हमारा सामना इन रक्तजीवियों से हो गया। हमारी शक्ति उनके सामने कुछ भी नहीं थी। हमारे भागने के दौरान वे सभी इन रक्तजीवियों के हाथों मारे गए, छवि ने उदासी से कहा। वह और भव हरित बांस खड्ग संप्रदाय के योद्धाओं के साथ इंद्रपुरी नगर से ज्यादा दूर नहीं गए थे जब उनका सामना तक्षक और भुजंग श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धाओं से हुआ। उस समय तक्षक और भुजंग का भी इन रक्तजीवियों द्वारा पीछा किया जा रहा था। वह दृश्य देखकर वह और भव हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं के साथ घबरा गए और दहशत में भागने लगे। भागते समय उन्होंने इंद्रपुरी नगर की दिशा में आश्चर्यजनक आकाशीय घटनाएं देखीं। उस स्थिति में वे बचने की हताश कोशिश में इंद्रपुरी नगर की ओर भागे। उस समय उन्हें उम्मीद थी कि शायद वहां कोई चमत्कार हो जाए जिससे वे रक्तजीवियों से बच सकें। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि यहाँ की अजीब घटनाएं वास्तव में हर्षवर्धन, मीनाक्षी, समीर और अन्य लोगों के नए स्तर में प्रवेश करने के कारण हुई थीं। छवि इंद्रपुरी नगर तक भागने में तो सफल रही, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पीछे आने वाले हरित बांस खड्ग संप्रदाय के सभी योद्धा रक्तजीवियों के हाथों मारे गए, जिनमें भव भी शामिल था। अंततः उसने खुद को रक्तजीवियों के हमलों से बचाने के लिए उन्हें आगे धकेल दिया। छवि जीवित बचने के लिए अत्यंत आभारी थी, लेकिन उसे अपने साथी हरित बांस खड्ग संप्रदाय के सदस्यों की मौत की कोई परवाह नहीं थी। उसका उदास दिखना महज हर्षवर्धन की सहानुभूति हासिल करने का एक दिखावा था। छवि की बातें सुनकर हर्षवर्धन चुप हो गया। उसने स्वाभाविक रूप से इसी परिणाम की उम्मीद की थी। हालांकि उन साथी शिष्यों की मौत वास्तव में उनकी अपनी ताकत की कमी और रक्तजीवियों द्वारा मारे जाने के कारण हुई थी या छवि के कारण हुई थी, यह अज्ञात है। भव्य के हश्र को देखते हुए हम अपने कुछ साथी शिष्यों के भाग्य का अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि हर्षवर्धन ने अनुमान लगाया था कि छवि और भव के साथ गए हरित बांस खड्ग संप्रदाय के कुछ सदस्य छवि के कारण मारे गए होंगे, लेकिन वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। वे साथी शिष्य पहले ही मर चुके थे। मामला अब पलट नहीं सकता था और वह छवि का कुछ नहीं कर सकता था। अगर वह छवि को सजा भी दे तो उसका क्या मतलब होगा? काफी देर तक चुप रहने के बाद हर्षवर्धन ने अंततः एक लंबी आह भरी। उसके दिल में छवि के प्रति निराशा बढ़ती ही जा रही थी। हालांकि छवि पहले जिद्दी और थोड़ी तीखे स्वभाव की थी, लेकिन इन व्यवहारों को गंभीर समस्या नहीं माना जाता था। लेकिन युद्ध के मैदान में मिली हार के बाद से छवि के व्यवहार ने उसे उसके प्रति और भी अधिक निराश कर दिया था। वह पहले सोचता था कि छवि मीनाक्षी से ईर्ष्या के कारण ही अपनी मनमर्जी और चंचलता दिखा रही है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि छवि पूरी तरह से स्वार्थी है। अपने फायदे के लिए उसे किसी की जान की कोई परवाह नहीं थी। सीधे शब्दों में कहें तो छवि की हरकतें बेशर्मी की हदें पार कर रही थीं। वह भला छवि को कैसे बता सकता था कि उसने अगले स्तर में प्रवेश कैसे किया? अगर उसे पता चल गया कि उनका यह विकास खड्ग सन्यासी से मिली चमत्कारिक गोलियों के कारण हुआ है, तो वह खड्ग सन्यासी पर अपनी नजर गड़ा सकती है और ऐसे कदम के परिणाम अत्यंत अप्रत्याशित हो सकते हैं। यह संभावित रूप से खड्ग सन्यासी के लिए आपदा ला सकता है। छवि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। एक बार जब उसे पता चल जाएगा कि खड्ग सन्यासी के पास वे चमत्कारिक गोलियां हैं, तो पता नहीं वह उन्हें हासिल करने के लिए कौन से तरीके अपनाएगी, और ये तरीके अनिवार्य रूप से खड्ग सन्यासी के लिए परेशानी, यहां तक कि आपदा भी लाएंगे। उनके हरित बांस खड्ग संप्रदाय के योद्धाओं पर खड्ग सन्यासी का इतना बड़ा उपकार था और हर्षवर्धन स्वाभाविक रूप से इसके कारण उन्हें कोई परेशानी नहीं देना चाहता था। इसके अलावा खड्ग सन्यासी के पास असाधारण प्रतिभा, शक्ति, ज्ञान और रणनीतिक कौशल है। छवि जो भी कदम उठाएगी उसे उससे छिपाना मुश्किल होगा, और अगर छवि खड्ग सन्यासी को क्रोधित करती है तो यह भी अनिश्चित है कि वह उसके खिलाफ कौन से तरीके अपनाएगा। क्या होगा अगर खड्ग सन्यासी गुस्से में आकर छवि को मारने का फैसला करे? हालांकि वह पहले ही छवि से बहुत निराश हो चुका है। वह अभी भी हरित बांस खड्ग संप्रदाय की एक योद्धा है, उसकी साथी शिष्य है। क्या वह सचमुच खड्ग सन्यासी द्वारा उसे मारे जाते हुए देख सकता है? अगर खड्ग सन्यासी और छवि भिड़ते हैं तो वह अपने उस उपकारी जिसने उस पर असीम दया की है और अपनी साथी शिष्य के बीच फंस जाएगा। तब वह क्या करेगा? ऐसी स्थिति उसके लिए एक अत्यंत कठिन विकल्प होगी।
इसलिए उसे ऐसा होने से रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी होगी और इसे छवि से छिपाना ही सबसे अच्छा विकल्प है। हर्षवर्धन के भाव देखकर छवि स्वाभाविक रूप से उसका मतलब समझ गई। इस पल उसे एक गहरी नाराजगी महसूस हुई। उस कमीने हर्षवर्धन को इतना बड़ा फायदा मिला था, फिर भी वह इसे उससे छिपाना चाहता था। यह सच में अपमानजनक था। कनिष्ठ भाई समीर, हमारे इंद्रपुरी नगर से जाने के बाद यहाँ वास्तव में क्या हुआ, क्या तुम अपनी वरिष्ठ बहन को बता सकते हो? यह देखकर कि हर्षवर्धन उसे नजरअंदाज कर रहा है, छवि समीर की ओर मुड़ी और मुस्कुराते हुए पूछा, मैं देख रही हूं कि तुम दोनों ने ही नए स्तरों में प्रवेश कर लिया है। वास्तव में क्या हुआ? और इंद्रपुरी नगर पर हमला करने वाले वे कई रक्तजीवी, क्या वे तुम्हारे द्वारा मारे गए? हर्षवर्धन से कोई जानकारी न मिलने पर उसने अपना ध्यान समीर की ओर मोड़ दिया। यह मूर्ख समीर हर्षवर्धन की तुलना में मूर्ख बनाने में बहुत आसान था। छवि की बातें सुनकर समीर हर्षवर्धन की ओर देखे बिना नहीं रह सका। हर्षवर्धन के भावहीन चेहरे को देखकर उसने तुरंत उत्तर दिया, इंद्रपुरी नगर पर हमला करने वाले वे रक्तजीवी वास्तव में हमारे द्वारा मारे गए थे, लेकिन हमने उन सभी को नहीं मारा। अंत में सेनापति शंखचूड़ भाग निकला। उसने केवल छवि के दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया, पहले प्रश्न से बचते हुए। हालांकि वह सीधा साधा था, लेकिन वह बेवकूफ नहीं था। छवि ने पहले ही हर्षवर्धन से वह प्रश्न पूछ लिया था। अगर यह बताने लायक प्रश्न होता तो हर्षवर्धन पहले ही इसका उत्तर दे चुका होता। चूंकि हर्षवर्धन ने उत्तर देने से बचने का विकल्प चुना, इसका मतलब था कि यह प्रश्न छवि को नहीं बताया जा सकता था। इसलिए समीर स्वाभाविक रूप से छवि को इस बारे में नहीं बताएगा। इसके अलावा वह हाल ही में छवि की हरकतों से कुछ असंतुष्ट था। खासकर जब रक्तजीवियों द्वारा छवि का पीछा किया जा रहा था, तो उसने वास्तव में भव को रक्तजीवियों के हमलों से खुद को बचाने के लिए बाहर धकेल दिया था, जिससे समीर छवि से और भी नफरत करने लगा था। हालांकि उसकी भी भव के बारे में कोई अच्छी राय नहीं थी, लेकिन छवि का व्यवहार वास्तव में नीच और बेशर्म था। समीर का उत्तर सुनकर छवि का चेहरा कुछ बदसूरत हो गया। हर्षवर्धन का उससे बातें छिपाना एक बात थी, लेकिन इस दुष्ट की भी इतनी हिम्मत कि वह इतने रूखेपन से पेश आए, यह सच में अपमानजनक था। समीर की टाल मटोल ने छवि को अपमानित महसूस कराया। उसके दिल में उसने हमेशा समीर को नीचा ही समझा था। समीर का जन्म एक साधारण पृष्ठभूमि में हुआ था और हरित बांस खड्ग संप्रदाय में उसकी कोई प्रमुख स्थिति नहीं थी। इसके अलावा यह आदमी बेवकूफ और आवेगी था। वह केवल अपनी कुछ उत्कृष्ट युद्ध प्रतिभा के कारण हरित बांस खड्ग संप्रदाय में शिष्यों की युवा पीढ़ी के बीच अपनी जगह बनाने में सफल रहा था। छवि के दिमाग में समीर जैसा कोई व्यक्ति जो साधारण पृष्ठभूमि का था और जिसकी कोई मजबूत पृष्ठभूमि नहीं थी, उसकी बराबरी करने के योग्य नहीं था। लेकिन अब यह मूर्ख, जिसे वह हमेशा तुच्छ समझती थी, उसके साथ इतनी टाल मटोल करने की हिम्मत कर रहा था। भला छवि इस अपमान को कैसे घूंट सकती थी? समीर द्वारा ठुकराए जाने के बाद छवि ने अपना ध्यान अन्य लोगों की ओर लगाया। दुर्भाग्य से उसने चाहे कितनी भी पूछताछ की, परिणाम हमेशा एक ही रहा। किसी ने उसे यह नहीं बताया कि इंद्रपुरी नगर में क्या हुआ था। बार बार ठुकराए जाने के बाद छवि ने हताशा में अपने दांत पीस लिए। उस पल वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि इस समूह में उसे अलग थलग किया जा रहा है। ये पूर्व करीबी साथी शिष्य, युद्ध के मैदान में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले साथी, अब उसे अपना नहीं मानते थे। इस अनुभव ने छवि को अभूतपूर्व अपमान की भावना से भर दिया। प्रतिष्ठित हरित बांस खड्ग संप्रदाय के सदस्य के रूप में उसने पहले कभी ऐसे व्यवहार का सामना नहीं किया था। अतीत में हरित बांस खड्ग संप्रदाय के शिष्य केवल उसे खुश करने और उसका स्नेह जीतने की कोशिश करते थे। हरित बांस खड्ग संप्रदाय की युवा पीढ़ी के बीच हर्षवर्धन और मीनाक्षी जैसे कुछ व्यक्तियों को छोड़कर कोई भी उस तक पहुंच नहीं सकता था। उसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं थी। अनगिनत लोगों द्वारा उसकी सेवा करने और सब कुछ पूरी तरह से संभालने के लिए उसका एक छोटा सा इशारा ही काफी था। लेकिन अब वह अपने ही संप्रदाय से अभूतपूर्व अलगाव और बहिष्कार का सामना कर रही थी, जो छवि के लिए असहनीय था। हालांकि गुस्सा होने के बावजूद उसने बाहर से पूरी तरह से उदासीन रवैया बनाए रखा। सभी की प्रतिक्रियाओं ने उसे अपनी दुर्दशा के प्रति पूरी तरह से जागरूक कर दिया। अगर वह अपनी उदासीनता का दिखावा करती रही तो उसकी स्थिति और खराब ही होगी। हालांकि छवि अहंकारी और दबंग थी, लेकिन वह कोई बेवकूफ नहीं थी। इसके विपरीत उसका दिमाग बहुत तेज था। साथी साधक खड्ग सन्यासी वास्तव में एक छिपे हुए उस्ताद हैं। मैं पहले अंधी थी। अगर मैंने आपको ठेस पहुंचाई हो तो कृपया मुझे माफ करें। हर्षवर्धन, समीर और हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य सदस्यों द्वारा ठुकराए जाने के बाद छवि ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार को खुश करने की कोशिश की। वह उस अत्यंत सम्मान को देख सकती थी जो हर्षवर्धन, मीनाक्षी और समीर के मन में इस सुनहरे वस्त्रधारी युवक के लिए था। यह अत्यधिक सम्मान निश्चित रूप से केवल युवक की शक्ति या उसके द्वारा प्रदर्शित प्रतिभा के कारण नहीं था। वह हर्षवर्धन को बहुत अच्छी तरह जानती थी। हालांकि हर्षवर्धन सौम्य और विनम्र दिखाई देता था, लेकिन गहराई में वह बहुत अभिमानी व्यक्ति था। वह शक्तिशाली योद्धाओं का सम्मान कर सकता है, लेकिन निश्चित रूप से इस हद तक नहीं। इंद्रपुरी नगर से उसकी अनुपस्थिति के दौरान कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा जिसके बारे में उसे पता नहीं था, जो यह बताता था कि हर्षवर्धन, मीनाक्षी और समीर हरित बांस खड्ग संप्रदाय के ये योद्धा खड्ग सन्यासी का इतना सम्मान क्यों करते थे। उसे यह भी संदेह था कि हर्षवर्धन, मीनाक्षी और समीर का अगले स्तर में प्रवेश खड्ग सन्यासी से संबंधित हो सकता है। यह पता लगाने के बाद छवि ने तुरंत अपना ध्यान विराट के स्वर्ण नाग अवतार की ओर मोड़ दिया। विराट के स्वर्ण नाग अवतार को देखते हुए उसकी चापलूसी भरी अभिव्यक्ति उसके पिछले अहंकार से बहुत दूर थी। आसान है। छवि के शब्द सुनकर विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उसे एक नजर देखा और शांत भाव से कहा। इसके साथ ही वह मुड़ा और चला गया। उसके पास इस औरत से कहने के लिए कुछ नहीं था। जब तक वह उसे नहीं उकसाती, वह उस पर ध्यान नहीं देगा। लेकिन अगर उसने कोई बुरा इरादा रखने की हिम्मत की
तो वह असभ्य होने में जरा भी संकोच नहीं करेगा। विराट के स्वर्ण नाग अवतार के उदासीन रवैये को देखकर छवि का चेहरा फिर से सख्त हो गया। उसकी आंखों में तीव्र क्रोध की चमक छा गई। आज उसे अभूतपूर्व शीतलता और अपमान का सामना करना पड़ा था। इन कमीनों ने इस तरह से उसका अपमान करने की हिम्मत की, यह सच में अपमानजनक था। अगर उसे मौका मिला तो वह निश्चित रूप से इसका 10 गुना बदला लेगी। एक दिन वह इन कमीनों को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगी और उन्हें बताएगी कि उसे नाराज करने का अंजाम क्या होता है। दक्षिणी स्वर्ग मंडल सीमा, शस्त्र निर्माण नगर। अचानक हुए एक धमाके के साथ शस्त्र निर्माण नगर से एक अतुलनीय शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। इस विस्फोट के बाद नगर के भीतर अनगिनत आकाशीय घटनाएं उत्पन्न हुईं। इस आश्चर्यजनक हंगामे ने तुरंत अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया। क्या 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 हो रहा है? क्या आश्चर्यजनक हंगामा है? इसे देखकर लगता है कि क्या गुरु ने गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर में प्रवेश कर लिया है? यही होना चाहिए। गुरु के गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर में प्रवेश करने के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता जो ऐसा हंगामा खड़ा कर सके। हाँ, हमारे शस्त्र निर्माण भवन में अब गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर का एक शक्तिशाली योद्धा है। इस अत्यंत आश्चर्यजनक हंगामे को देखकर शस्त्र निर्माण भवन के योद्धा बहुत उत्साहित थे। इस समय शस्त्र निर्माण भवन के आसपास ब्रह्मांडीय तारों से भरे आकाश में स्थानिक दरारें खुल गईं। जैसे ही ये स्थानिक दरारें खुलीं, उनमें से दिव्य चेतना के अवतार निकले। इन दिव्य चेतना क्लोनों में दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन के नेता गठबंधन प्रमुख सूर्यभान, अमर खड्ग संप्रदाय के प्रमुख गुरु प्रमुख वेदांत, श्रवण वर्षा विद्यापीठ के कुलपति मयंक, दानव दमन संप्रदाय के नेता गुरु प्रमुख दानव दमन, रहस्यमयी कन्या महल की स्वामिनी चंद्रकला, राणा परिवार के कुलपति राणा यशवीर, पंच अग्नि संप्रदाय के नेता अग्निराज शामिल थे। दक्षिणी स्वर्ग मंडल के गहन शून्य लोक के विशेषज्ञों के एक समूह ने शस्त्र निर्माण नगर में हंगामे को महसूस करने के बाद अंतरिक्ष को फाड़ दिया और जांच करने के लिए अपने दिव्य चेतना क्लोनों के साथ उतरे। हा, गुरु ओजपाल ने भी गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर में प्रवेश कर लिया है। क्या खुशी का अवसर है, सच में एक खुशी का अवसर। शस्त्र निर्माण नगर में असाधारण घटनाओं को देखते हुए गठबंधन प्रमुख सूर्यभान की दिव्य चेतना का क्लोन उत्साह से हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। जैसे जैसे दक्षिणी स्वर्ग मंडल के अधिक से अधिक योद्धाओं ने गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर में प्रवेश किया, उनके कंधों पर दबाव धीरे धीरे कम होता गया। पहले जब वह पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर का एकमात्र विशेषज्ञ था, तो उसके कंधों पर भारी दबाव था, क्योंकि वह पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल के जीवन और मृत्यु का भार उठाता था। इस भारी जिम्मेदारी ने अनगिनत वर्षों से उस पर दबाव डाला हुआ था और लगभग उसका दम घोंट दिया था। इतने भारी बोझ को सहने के कारण उसे अत्यधिक सावधानी के साथ कार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ा, यहाँ तक कि वह चोटिल होने का जोखिम उठाने से भी डरता था। दक्षिणी स्वर्ग मंडल और तिमिर मंडल के बीच हुए कई युद्धों में दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन के नेता के रूप में उसने असहाय होकर अनगिनत सैनिकों को मरते हुए देखा था और वह कुछ नहीं कर पाया था। जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से बहुत डरता था, क्योंकि पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में केवल वही सम्राट अंधक का मुकाबला कर सकता था। अगर वह युद्ध के दौरान घायल हो गया या उसकी शक्ति कम हो गई तो सम्राट अंधक का निस्संदेह इस अवसर का लाभ उठाएगा, और अगर वह सम्राट अंधक से हार गया तो यह दक्षिणी स्वर्ग मंडल के लिए एक सच्ची आपदा होगी। इसलिए पिछले युद्धों में उसने तब तक कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की जब तक कि सम्राट अंधक ने हस्तक्षेप नहीं किया। इन वर्षों में दक्षिणी स्वर्ग मंडल को तिमिर मंडल द्वारा पूरी तरह से हारते हुए देखकर और अनगिनत देशभक्तों को युद्ध के मैदान में मरते हुए देखकर उसे असहनीय निराशा महसूस होती थी। लेकिन चाहे उसे कितनी भी निराशा महसूस हो, उसे इसे सहना ही पड़ता था। हालांकि अब दक्षिणी स्वर्ग मंडल में अधिक से अधिक शक्तिशाली हस्तियों के गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर में प्रवेश करने के साथ उसके कंधों पर दबाव लगातार कम हो रहा था, क्योंकि दक्षिणी स्वर्ग मंडल में अब गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर के बहुत सारे विशेषज्ञ थे। इसलिए दक्षिणी स्वर्ग मंडल का जीवन और मृत्यु अब केवल उसी के कंधों पर नहीं थी। ये जिम्मेदारियां उसके साथ अन्य साथी साधकों द्वारा भी साझा की जा रही थीं। उसे अब पहले की तरह सावधानी बरतने की जरूरत नहीं थी। वह तब युद्ध के मैदान में अधिक स्वतंत्रता से काम कर सकता था। भले ही वह युद्ध में घायल हो जाए, फिर भी इससे दक्षिणी स्वर्ग मंडल की समग्र स्थिति प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि अब दक्षिणी स्वर्ग मंडल में उसी की तरह गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर के कई विशेषज्ञ पहले से ही मौजूद थे। गुरु प्रमुख वेदांत, गुरु प्रमुख दानव दमन, कुलपति मयंक और ओजपाल जैसे विशेषज्ञों को एक के बाद एक गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर में प्रवेश करते देखकर गठबंधन प्रमुख सूर्यभान अभिभूत और उत्साहित दोनों महसूस कर रहे थे। लंबे समय के बाद शस्त्र निर्माण नगर के आसपास स्वर्ग और पृथ्वी की अजीब घटनाएं धीरे धीरे गायब हो गईं। शस्त्र निर्माण नगर से एक आकृति आसमान में उड़ गई। हा, साथी साधकों, मेरे शस्त्र निर्माण नगर में आप सभी की उपस्थिति सम्मान की बात है। कृपया मेरे खराब आतिथ्य को क्षमा करें। ओजपाल ने गहन शून्य लोक के विशेषज्ञों के समूह के दिव्य चेतना क्लोनों को नमन किया और पूरे जोश के साथ कहा। इस समय उसने एक अतुलनीय शक्तिशाली आभा बिखेरी, जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रही थी कि वह पहले ही गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर पर पहुंच चुका था। इन वर्षों में उसने पहले पन्ना मज्जा अमृत प्राप्त किया और बाद में गुरु प्रमुख वेदांत से बहुत सारे प्राचीन बेर प्राप्त किए। पन्ना मज्जा अमृत और प्राचीन बेरों की मदद से उसकी साधना पहले ही गहन शून्य लोक के पहले स्तर की सीमा तक पहुंच चुकी थी और दूसरे स्तर में प्रवेश करने से केवल एक बाल भर ही दूर थी। कुछ समय पहले गुरु प्रमुख वेदांत ने उसे उद्धार पर और 25 प्राचीन बेर दिए थे। उन्हें खाने के बाद उसने जल्दी ही गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर में प्रवेश कर लिया। इस बार उसे अपनी साधना की बाधा को पार करने के लिए केवल कुछ प्राचीन बेर खाने की ही जरूरत थी।
गुरु प्रमुख वेदांत से मिले 25 प्राचीन बेरों में से अभी भी उसके पास काफी बचे हुए थे। अगर वह उन सभी को खा लेता है और उनकी औषधीय शक्ति को पूरी तरह से निखार लेता है तो वह संभवतः अपने गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर को सीधे स्थिर करने में सक्षम होगा, जिससे उसे लाखों या करोड़ों वर्षों का साधना का समय बच जाएगा। उसे नहीं पता था कि कितने वर्षों से वह गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर में प्रवेश करने की लालसा कर रहा था और अब उसने अंततः इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। इस क्षण ओजपाल का उत्साह वर्णन से परे था। बधाई हो गुरु ओजपाल, बधाई हो भाई ओजपाल। हा 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 हा। गुरु ओजपाल का गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर में प्रवेश हमारे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में एक और शीर्ष स्तर का लड़ाका जोड़ता है। सच में जश्न मनाने का मौका। गठबंधन प्रमुख सूर्यभान, गुरु प्रमुख वेदांत, कुलपति मयंक, गुरु प्रमुख दानव दमन, स्वामिनी चंद्रकला, राणा यशवीर, अग्निराज और अन्य गहन शून्य लोक के विशेषज्ञों के दिव्य चेतना अवतार ओजपाल को बधाई देने के लिए आगे आए। धन्यवाद धन्यवाद। ओजपाल ने जल्दी से अभिवादन का उत्तर दिया। उसने गहन शून्य लोक के विशेषज्ञों के दिव्य चेतना अवतारों को शस्त्र निर्माण नगर में आमंत्रित किया, जहां उनका शानदार आतिथ्य किया जाएगा। हालांकि उसने गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर में प्रवेश कर लिया था, लेकिन वह इन विशेषज्ञों के सामने अहंकार करने की हिम्मत नहीं करता था। खासकर गुरु प्रमुख वेदांत के सामने उसका रवैया और भी अधिक सम्मानजनक था, क्योंकि वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि किसकी वजह से वह गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर में प्रवेश करने में सफल हो सका। गुरु प्रमुख वेदांत द्वारा प्रदान किए गए अविश्वसनीय रूप से चमत्कारिक प्राचीन बेरों के बिना उसे नहीं पता था कि उसे यह कदम उठाने के लिए कितने और साल चाहिए होंगे। उनके स्तर पर किस्मत के किसी खास मौके के बिना एक और कदम आगे बढ़ाना लगभग असंभव था। गुरु प्रमुख वेदांत की उसे प्राचीन बेरों जैसा सर्वोच्च खजाना बेचने की इच्छा एक बहुत बड़ा उपकार था। गुरु प्रमुख वेदांत, कुलपति मयंक, गुरु प्रमुख दानव दमन और स्वामिनी चंद्रकला को आश्चर्य नहीं हुआ कि ओजपाल ने गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर में प्रवेश कर लिया था। वे पूरी तरह से जानते थे कि उन्होंने खुद कैसे इस स्तर में प्रवेश किया था। ओजपाल का गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर में प्रवेश काफी हद तक अविश्वसनीय रूप से चमत्कारिक साधना खजाने प्राचीन बेरों के कारण था। राणा यशवीर और अग्निराज ओजपाल के नए स्तर में प्रवेश से अविश्वसनीय रूप से ईर्ष्या कर रहे थे। साथ ही उन्हें भी भारी दबाव महसूस हुआ। वर्तमान में दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन की 9 प्रमुख ताकतों में से गुरु प्रमुख वेदांत, कुलपति मयंक, गुरु प्रमुख दानव दमन, ओजपाल, साथ ही कुंवर शौर्य और पशुपति सभी ने एक के बाद एक गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर में प्रवेश कर लिया था। इन 9 प्रमुख ताकतों में से रहस्यमयी कन्या महल की स्वामिनी चंद्रकला और अन्य 2 ने ही अभी तक गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर में प्रवेश नहीं किया था। अगर वे गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर में प्रवेश नहीं कर पाए तो राणा परिवार और पंच अग्नि संप्रदाय धीरे धीरे अमर खड्ग संप्रदाय, श्रवण वर्षा विद्यापीठ, दानव दमन संप्रदाय और शस्त्र निर्माण भवन जैसी ताकतों से पिछड़ जाएंगे। अंत में उन सभी को दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन की 9 प्रमुख ताकतों की कतार से बाहर निकाला जा सकता है। भवन प्रमुख ओजपाल, आपने वास्तव में गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर में कैसे प्रवेश किया? क्या आप कुछ खुलासा कर सकते हैं? राणा यशवीर ने ओजपाल की ओर देखा और पूछने से खुद को रोक नहीं सका। राणा यशवीर का प्रश्न सुनकर अग्निराज ने भी ओजपाल को ध्यान से देखा। वह भी जानना चाहता था कि ओजपाल ने गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर में कैसे प्रवेश किया था। हा हा हा, किस्मत, बस किस्मत है, ओजपाल ने हंसते हुए कहा। वह इतनी आसानी से प्राचीन बेरों जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण साधना खजाने का रहस्य दूसरों को कैसे बता सकता था? अगर गुरु प्रमुख वेदांत उन्हें प्राचीन बेर बेचने को तैयार होते तो गुरु प्रमुख वेदांत उनके द्वार आते और उन्हें रहस्य बताते। जिस कारण गुरु प्रमुख दानव दमन और कुलपति मयंक ने गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर में प्रवेश किया था, ओजपाल ने अनुमान लगाया कि उन्हें भी गुरु प्रमुख वेदांत से प्राचीन बेर मिले होंगे। क्योंकि गुरु प्रमुख वेदांत ने उन्हें यह रहस्य नहीं बताया था तो वह खुद इतने महत्वपूर्ण रहस्य को उजागर करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? ओजपाल के शब्द सुनकर राणा यशवीर का चेहरा सख्त हो गया। धत तेरे की, यह बुढ़ा हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। उनके स्तर पर एक और कदम आगे बढ़ाना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे भाग्य से प्राप्त किया जा सके। यह आदमी स्पष्ट रूप से हमें बताना नहीं चाहता। गुरु ओजपाल ने गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर में प्रवेश कर लिया है। अब दक्षिणी स्वर्ग मंडल में हमारे पास गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर के 5 योद्धा हैं। क्या अब हम तिमिर मंडल के खिलाफ पलटवार कर सकते हैं? गुरु प्रमुख दानव दमन के दिव्य चेतना क्लोन ने सभी की ओर देखा और उच्च मनोबल के साथ कहा, वास्तव में इस समय तक कुंवर शौर्य और पशुपति सहित दक्षिणी स्वर्ग मंडल में पहले से ही गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर के 7 योद्धा थे। हालांकि चूंकि कुंवर शौर्य और पशुपति लगातार अंधकार दानव वंश के सामने आत्मसमर्पण करने की वकालत कर रहे थे, इसलिए गुरु प्रमुख दानव दमन ने उन्हें अपनी गणना में शामिल नहीं किया था। कुंवर शौर्य और पशुपति की प्रकृति को देखते हुए इस बात की बहुत कम संभावना थी कि वे तिमिर मंडल के खिलाफ निर्णायक युद्ध छेड़ने पर वास्तव में कोई योगदान देंगे। अगर वे कोशिशों को नाकाम नहीं करते या पर्दे के पीछे कोई परेशानी खड़ी नहीं करते तो यह एक चमत्कार ही होगा। उनसे अंधकार दानव वंश के खिलाफ सचमुच लड़ने की उम्मीद करने का कोई मतलब नहीं था। कुंवर शौर्य और पशुपति पर विचार किए बिना भी दक्षिणी स्वर्ग मंडल में गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर के योद्धाओं की संख्या पहले ही तिमिर मंडल की संख्या से अधिक थी। असुर प्रलय और असुर मल्लाक्ष को शामिल करने पर भी जो सहायता प्रदान करने के लिए असुर लोक मंडल से आए थे, साथ ही तिमिर मंडल के प्रमुख सम्राट अंधक को मिलाकर तिमिर मंडल के पास वर्तमान में गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर के केवल 3 ही योद्धा थे। दूसरी ओर दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पास तिमिर मंडल की तुलना में गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर के 2 योद्धा अधिक थे। ये 2 अतिरिक्त गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर के योद्धा
थिमिर मंडल के खिलाफ पहले से ही एक बड़ा फायदा माने जाते थे।